हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पर हम डिस्कस करते हैं जेआईबी एएफएम के स्पेशल क्वेश्चंस। मैं हूं प्रियांशु और मैं आपको प्रिपेयर करवाती हूं। गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा। मेरा सेशन रेगुलरली 6:30 पर होता है ऑफिसर अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पर हम 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक प्रॉपरली रेगुलरली कवर करते हैं बाइलिंगुअल सेशंस। एंड मॉर्निंग में हमारे इंग्लिश मीडियम सेशंस चलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन केस यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू नीड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, तो आप हमारे इन सेशंस में जुड़ सकते हैं जहां पर हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कितने दिन रह गए हैं? दिन ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। अगर आप देखें 45 डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम नाउ, लेस देन 50। धीरे धीरे ये लेस देन 30 हो जाएगा एंड ऐसे ही समय निकलता जा रहा है। तो अपनी प्रिपरेशन को और अलाइन कर लीजिए, फोकस हो जाइए। वाई? बिकॉज एग्जाम में जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी कम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दी सेशंस दैट वी कंडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना, अकाउंटिंग में, दे आर स्पेसिफिकली रिलेटेड विद ऑडिट। तो ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूं। तो आज के हमारे जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो यूनिट 11 से हैं। यूनिट 11 मॉड्यूल ए। ठीक है, सो यूनिट 11 मॉड्यूल ए बात करता है ऑडिट के बारे में कि ऑडिट होता क्या है और किस चीज से रिलेटेड है। सो चैप्टर का नाम है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। ऑडिट एंड इंस्पेक्शन इज बेसिकली द वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका मतलब होता क्या है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं कि करना चाहेंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बोले कि भाई मेरे पास एक डिग्री है जिस डिग्री को मैंने बिल्कुल स्टेक पे लगाया हुआ है, अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो दैट इज बेसिकली ऑडिटिंग। ऑडिटिंग होता है इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ड्यू बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ ओनर, ऑफ अ कंपनी, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ प्रोफेशनल पर्सन, राइट, हु इज कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये अपनी डिग्री को स्टेक पे रख के ओनर की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक फर्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, थरोली चेक करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये ऑडिटेड है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड ज्यादातर अगर हम देखें तो हमारा भरोसा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, जिसका मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखी गई हैं उनका व्यू ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, वहां पे ड्यू चेक्स लगाए गए हैं टू एंश्योर कि एरर्स, फ्रॉड्स नहीं है। ठीक है, मिस प्रेजेंटेशन नहीं है या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स नहीं है। तो ऑडिट जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको डिफाइन करता है स्पेसिफिकली फॉर बैंक, इट इज डिफाइंड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन सेक्शन 30, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट। नाउ बैंक में 3 तरीके के ऑडिट हैं, concurrent audit, then your statutory audit and your internal audit. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रोल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरनल ऑडिट काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें वहीं पे कवर होती हैं, बहुत सारे रोल्स, ड्यूटीज, वो सब इंटरनल ऑडिटर के होते हैं। कॉन्करेंट ऑडिटर एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जो बाहर से आता है। ठीक है, ही इज अ सीए बाय प्रोफेशन एंड इसका काम क्या होता है? कंटिन्यूसली ऑडिट करना। मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्करेंट ऑडिट का कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है और ट्रांजैक्शन की चेकिंग है उसके बीच का गैप कम करना है, सो दैट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स पहले ही मिल जाए। जितनी जल्दी मिलेंगे उतना फायदा है। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाए, इसीलिए हम लोग कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं। इट इज डन कंटिन्यूसली बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बाहर से ही आते हैं, इज एन एक्सटर्नल पर्सन। मंथली बेसिस पे ये आपका ऑडिट चलता रहता है और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है और जो ट्रांजैक्शन की इंस्पेक्शन है उसके बीच में टाइम गैप कम करना है, जिससे अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल पाए कोई भी चीज खराब होने से पहले। सेकेंड है आपका इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट बैंक के एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है, बैंक एम्प्लॉयज द्वारा किया जाता है, बैंक के खुद के स्टाफ के द्वारा किया जाता है और ये काफी मेजर रोल प्ले करता है। वाई? बिकॉज इंटरनल ऑडिट में बहुत सारे ऑडिट होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट हो गया, आपका रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट हो गया। तो ये थरो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है जहां पे हम एक्यूरेसी, करेक्टनेस की बात करते हैं, इरेगुलरिटीज को हटाना चाहते हैं, एरर्स को हटाना चाहते हैं, इंश्योर करते हैं कि हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, सारी ड्यू डिलिजेंस सब कुछ यहाँ पे चेक करते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर जो है या इंटरनल ऑडिट जो है
इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये एक्सटर्नल ऑडिटर होता है और इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को चेक करने आते हैं। तो सेक्शन 30 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो है जो कि आके आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, स्पेसिफिकली योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, दैट इज योर P&L एंड योर बैलेंस शीट। अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट की सारी जो कंप्लाइंस है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, डिटेल्स हैं, वो कंपनीज एक्ट के चैप्टर 10 में बताई गई हैं। नाउ ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ठीक है, इनका काम क्या है, ये हर एक ट्रांजैक्शन को नहीं चेक करते, ये ऊपर ऊपर से सब कुछ चेक करते हैं, टेस्ट केस लेते हैं, बेसिक ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, कंप्लाइंस को चेक करते हैं, है ना, टैक्स कंप्लाइंस करा है या नहीं, CRR के कंप्लाइंस है या नहीं, PSL का कंप्लाइंस है या नहीं। तो जो भी सर्कुलर्स RBI हमें बताता है या मास्टर रेगुलेशंस जो हमें RBI ने बताई हैं वो फॉलो की गई है या नहीं, वो चेक करना स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम होता है। अब ये सारे ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। ये 3 रिपोर्ट देते हैं। एक होती है आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, दैट्स अ जनरल रिपोर्ट, सब कुछ वहां पे मेंशन होगा। इसी की डिटेल्ड रिपोर्ट को हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। एंड तीसरी होती है टैक्स कंप्लायंस के बेसिस पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो ये 3 मेजर रिपोर्ट्स होती हैं जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर देता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑडिट होते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑडिट होता है जहां पे मैनेजमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन किया जाता है। देन स्टॉक एंड रिसीवेबल का ऑडिट होता है जहां पे हम हमारे क्लाइंट्स के स्टॉक्स यानी अनसोल्ड गुड्स और रिसीवेबल्स को चेक करवाते हैं। देन ये मेनली उसी में होता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी हो। देन फॉरेंसिक ऑडिट होता है, जो एविडेंस आप कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले होते हैं उनका इंस्पेक्शन की वो कितनी ट्रू है, दैट इज फॉरेंसिक ऑडिट। तो ऐसे और भी कुछ ऑडिट होते हैं, GST ऑडिट हो गया जहां पे GST की कंप्लाइंस को चेक किया जाता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल ऑडिट्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। ओवरऑल यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल ऑडिट। तो अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं हम जेनेरिक क्वेश्चंस करेंगे, कल जो हम सेशन करेंगे वो स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉन्करेंट ऑडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? To identify irregularities during year-end audit, to provide continuous feedback to the management, to replace the year-end financial audit, to improve customer satisfaction. मैंने आपको बताया concurrent audit जो होता है ये continuous audit होता है, ये जो कि चलता रहता है ना। इसका एम क्या है? प्राइमरी का मतलब होता है सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग ईयर एंड। ईयर एंड तो नहीं, इसका तो काम ही क्या है, जितने भी गैप्स हैं उनको कम करना। To provide continuous feedback to the management, to replace the year-end financial audit, it is not replacing anything, to improve customer satisfaction. इसका एम क्या है कि जितनी जल्दी इरेगुलरिटीज चेक हो जाएंगी, आप मैनेजमेंट को आइडिया दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो कि भाई देखो आप ये गलती कर रहे हो, आगे से ध्यान रखिएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये गलती रिपीट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Which of the following statement accurately describes the timing of a concurrent audit? It is conducted annually by external auditor. It focuses on historical data and transaction. It is contemporaneous with the occurrence of transaction. It is conducted only when irregularities are suspected. Now, What do you think is the right answer? आपको बताना है कि जो हमारा ऑडिट है, कॉन्करेंट ऑडिट है, वो कितने या किस समय पर होता है। क्या साल में एक बार होता है या फिर अगर गलती होती है तो होता है, राइट? ये आपको बताना है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? इट इज कंटेम्परेनियस विद द अकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स ये जो टफ सा शब्द यहाँ पे दिया है इसका मतलब होता है जैसे ट्रांजैक्शन हुआ साथ ही साथ साइमल्टेनियसली चेकिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ व्हाई सच टफ वर्ड्स? क्योंकि कई बार मॉड्यूल में ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं, इसलिए हमें जरूरी है कि हम ऐसे ही वर्ड्स का इस्तेमाल करें क्वेश्चंस में भी। कंटेम्परेनियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, in concurrent auditing, what is the emphasis in favor of substantiative checking?
सब्सटैंटिव चेकिंग का क्या एम्फोसिस है, क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्करेंट ऑडिट? चेकिंग हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन, टेस्ट चेकिंग फॉर इरेगुलरिटीज, रेगुलर मंथली ऑडिट, इन डेप्थ चेकिंग ऑफ की एरियाज। सब्सटैंटिव चेकिंग का मतलब क्या होता है? What do you mean by this? What do you mean by substantive checking? So substantive का मतलब क्या होता है कि आप रेगुलर या फिर मंथली बेसिस पे, है ना, चेक कर रहे हैं और हर एक ट्रांजैक्शन को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप सैम्पलिंग की कोई टेक्निक नहीं लगाते कि जो ट्रांजैक्शन समझ आया उसको चेक कर लिया, राइट, और बाकियों को जाने दिया। नो, सब्सटैंटिव चेकिंग का मतलब क्या होता है? हर एक सब्सटेंस को एवेल्युएट किया जा रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन को ओवरव्यू किया जा रहा है। तो टेस्ट चेकिंग तो गलत हो गया। टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है? सैंपलिंग करना। आप इरेगुलरिटीज की टेस्ट चेकिंग कर रहे हो, नहीं। टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है? टेस्ट चेकिंग बेसिकली मींस कि हम एक एक क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर रहे हैं या एक एक ट्रांजैक्शन को रिव्यू नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जो ट्रांजैक्शन हमें लग रहा है कि गड़बड़ है, हम उसे चेक कर देते हैं, बाकी को रहने देते हैं। बट दैट्स नॉट द केस, राइट। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? इन डेप्थ चेकिंग करते हैं। किस चीज की? इन डेप्थ चेकिंग करते हैं हम की एरियाज की। डिटेल्ड एनालिसिस है। कॉन्करेंट ऑडिट में आपका जो एनालिसिस किया जाता है वो डिटेल्ड एनालिसिस होता है, एक या दो एरियाज को नहीं, हम हर एक एरिया को प्रॉपरली चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द बेनिफिट of rectifying irregularities through concurrent auditing as opposed to year-end audit? Reduce need for external auditors, lower overall audit cost, immediate corrective action या फिर easier compliance with regulation? क्या होगा राइट आंसर? नाउ बेनिफिट क्या है कॉन्करेंट ऑडिट का एज अपोज टू ईयर एंड ऑडिट? नाउ सी, कॉन्करेंट ऑडिट का फायदा ये हो जाता है कि आप करेक्टिव एक्शन जो है वो इमीडिएटली ले सकते हैं। कोई भी इरेगुलरिटी दिख रही है, कोई मिस्टेक दिख रही है, आप तुरंत करेक्टिव एक्शन लेके इसको इम्प्रोवाइज करवा सकते हैं और ईयर एंड के ऑडिट का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इन बैंक? Ensuring public confidence in the banking sector, maximizing profit for the bank, performing regular financial statement audit, managing external audit firm. What is the key objective? क्यों जरूरत है हमें इंटरनल ऑडिट की? क्या जरूरत होगी हमें इंटरनल ऑडिट की? नाउ इंटरनल ऑडिट से क्या होता है? अगर आप देखें तो अगर हम बैंकिंग की बात करें, राइट, बैंकिंग में पूरे देश का पैसा है, लोगों का, है ना, पैसा है। तो इंटरनल ऑडिट से हमें ये रहता है कि भाई अगर बैंक में इंटरनल ऑडिट चलता रहता है या चल रहा है तो पब्लिक का जो फेथ है बैंकिंग सेक्टर पे, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है बैंकिंग सेक्टर पे, वो हमेशा ड्यू रहता है, वैसा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फोकस ऑफ अ टैक्स ऑडिट इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑडिट? असेसिंग मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इवैल्यूएटिंग स्टॉक एंड रिसीवेबल स्टेटमेंट, वैलिडेटिंग टैक्स इंफॉर्मेशन एंड इनकम टैक्स पेमेंट, इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड। व्हाट इज द फोकस ऑफ अ टैक्स ऑडिट? तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट है, जैसे हमने अभी इंटरनल ऑडिट के बारे में सुना, कॉन्करेंट के बारे में बोला, देन वी हैव इवन डिस्कस अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट। बट यहाँ पे अगर हम जीएसटी की बात करें, है ना, टैक्स ऑडिट की अगर बात करें, तो वहां पे व्हाट इज द रोल ऑफ और व्हाट इज द फोकस ऑफ टैक्स ऑडिट? तो इसका पर्पस क्या होगा? व्हाट इज द पर्पस?
बेसिकली द पर्पस इज व्हाट, टू वैलिडेट द इंफॉर्मेशन, करेक्ट। एम क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको वैलिडेट करना, है ना। अगर आपने टैक्स का ऑडिट करा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी स्टेटमेंट्स दिखाई हैं, अपनी रिटर्न्स दी हैं, हमने उसे वैलिडेट कर दिया कि दीज स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अगर हम टैक्स ऑडिट की बात करें तो इसका मेजर वो क्या है, या कोई भी ऑडिट हो, ये हमें वैलिडेट कर देता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रू एंगल। देन व्हाट डज अ मैनेजमेंट ऑडिट primarily assess in an organization? Accuracy of financial statement, efficiency of tax return, soundness of management, management methods and policies, correctness of stock and receivable statement. What will be the right answer? मैनेजमेंट ऑडिट का मेन प्राइमरली एक्सेस क्या होगा? सो ये चेक करना कि जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं या फिर मेथड है, जो उनकी पॉलिसी है, वो कितनी साउंड है। सो इट इज बेसिकली डन टू एनालाइज द साउंडनेस ऑफ मैनेजमेंट मेथड्स एंड पॉलिसीज. So the major aim is to check the management methods, to analyze, to cross check, to understand कि मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग करता है या जो पॉलिसी मेकिंग करता है वो कितनी सही है, राइट तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. देन व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फॉरेंसिक ऑडिट? फॉरेंसिक ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To assess management's efficiency, to determine the authenticity of tax return, to evaluate management's policy, to identify and investigate financial fraud. Now, forensic audit जो होता है वो basically जो एविडेंसेस होती है जिनको हमें कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है. तो बेसिकली टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट अ फाइनेंशियल फ्रॉड, जो आप एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश करने वाले हो उनको एनालाइज करता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. Which section of the Banking Regulation Act 1949 mandates that the balance sheet and profit and loss of a banking company should be audited by a person duly qualified under relevant law to be an auditor of a company? Section 15, Section 20, Section 25, Section 30. कौन सा सेक्शन है? सो अगर ऑडिटर के केस में हम बात करें तो यहाँ पे हमारा सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 30. और ये हमें किसके बारे में बताता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में. ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में. स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है? अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कशन होगा. तो हर एक बैंक के केस में हमने यहाँ पे बस दो कैटेगरी बनाई हुई है कि अगर पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो प्राइवेट बैंक में तो क्या होगा, एजीएम में डिसीजन मेकिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग में. और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो उस केस में क्या होगा, बोर्ड मीटिंग में, है ना, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर. प्राइवेट बैंक के केस में आपके एजीएम एंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा. पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे. एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज सेक्शन 30, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में बताता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, आईसीआई दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से एक लिस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मांगेगा जो कि क्वालिफाइड है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए. उन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की वो लिस्ट प्रिपेयर करके रिलीज कर देगा जिसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अपॉइंट कर सकते हैं. Then next one, question number 10th.
Which one of the following statement is not correct? Forensic audit is an examination and evaluation of financial information for use of evidence in court. Tax audit is an analysis of the tax return submitted. Only large borrower accounts are normally subjected to stock and receivable audit. Management audit is always conducted by the management of the bank. क्या होगा राइट आंसर? Which one of the following statement is not correct? So forensic audit किससे related है? Forensic audit is an examination and evaluation of financial information for use of evidence in court. Right? Then not correct हमें बताना है. Tax audit is analysis of tax return submitted. Only large borrowers are subjected to stock and receivable. तो ये तीनों तो आपके correct हैं, है ना? तीनों statement यहाँ पे correct है. लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट. नो, इट इज कंडक्टेड बाय द ऑडिटर टू इवैल्यूएट, राइट, टू जज द डिसीजन मेकिंग दैट इज डन बाय आवर मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? एज पर द क्वेश्चन इट इज ऑप्शन नंबर डी, which is a incorrect statement. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एएफएम. मैं हूं आपकी मेंटर प्रियांशु, जहां पर मैं आपको रेगुलरली 6:30 पे करवाती हूं ये क्वेश्चंस कवर्ड. वो क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं जेईपी एग्जाम को. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है. व्हाट डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ऑन December 27, 2002 to enhance the internal control framework in scheduled commercial bank? Risk management model, risk-based internal audit, transaction testing methodology या फिर regulatory compliance model? What do you think is the right answer? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2002 में इनमें से क्या लॉन्च करा था जिससे वो इनहांस कर पाए इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क को शेड्यूल कमर्शियल बैंक में? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? नाउ अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2002 में इंट्रोड्यूस करा था किस चीज को? इंट्रोड्यूस करा था रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को, जिसका एम क्या है? ओवरऑल रिस्क को मैनेज करना, ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि एम क्या है? हमारे बैंक को जो भी रिस्क एक्सपोज्ड है ना, हमारे जो बैंक्स हैं उन्हें जो भी रिस्क एक्सपोज्ड है हमें उसे कंट्रोल करना है, राइट, ओवरऑल मैनेज करना है, मिटिगेट करना है. नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स आर बैंक्स एनकरेज टू अडॉप्ट फॉर इंटरनल ऑडिटिंग? वर्ल्ड बैंक, रिजर्व, फेडरल रिजर्व, बासल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन या फिर IMF? कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके स्टैंडर्ड्स को बैंक को प्रिफर किया जाता है भाई कि फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग यू शुड कीप अ आई ऑन दोज पीपल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस? इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर? पल्लवी, अनिल सर, अर्चना मैम, वेरी गुड, राइट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन. आप इस वाले क्वेश्चन के भी जल्दी से आंसर देते जाइए. और अगर आप इन क्वेश्चंस को सेव करना चाहते हैं राइट रिवीजन के लिए आगे, देन इन दैट केस आप इस सेशन पे लाइक बटन को क्लिक कर सकते हैं सो दैट ये सेशन आपके साथ रहे एग्जाम तक. राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आप ध्यान से देखो, IMF एक मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है. इट्स मोर लाइक प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, करेक्ट. लेकिन बैंकों के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? बासल कमिटी. बासल कमिटी है जो कि नॉर्म्स निकालती है. इनमें से बैंक से रिलेटेड कौन सा है? बैंक से रिलेटेड कौन सा है? बासल कमिटी. वर्ल्ड बैंक, IMF, ऑल दीज आर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी देश को आर्थिक सहायता देती हैं. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि अगर आपको बेंचमार्क किया जाए कि भाई आपकी इंडस्ट्री में हाईएस्ट स्टैंडर्ड रूल्स कहां से आते हैं, देन दैट इज बासल कमिटी, करेक्ट. देन थर्ड वन, the ICAI of India has issued dash to establish standard on procedures to be followed when an internal audit is conducted in an information technology environment. SA 10, SA 14, SA 20, none of these. क्या होगा राइट आंसर? ICAI ने इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशू करा है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल ऑडिट, राइट,
नाउ इंटरनल ऑडिट टुडे इज मेनली बेस्ड ऑन व्हाट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। तो उसी के बेसिस पे कौन सा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टैब्लिश करा गया है? इज इट SA 10, SA 14, SA 20 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हैं अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड है, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। राइट, सो राइट आंसर क्या होगा? SA 14। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 14 वॉज इशूड बाय ICAI टू स्टैब्लिश कि कैसे इंटरनल ऑडिट को हमें कंडक्ट करना है, ये प्रोसीजर्स बताता है इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। यानी आज के जमाने में जहां पे IT इज प्लेइंग द मेजर रोल, इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या प्रोसीजर होना चाहिए, राइट, फॉर ऑडिटिंग, दैट इज गिवन अंडर SA 14। देन in addition to statutory audit reports, statutory auditors are required to issue other report certificates. Which of the following is not covered within their scope? इनमें से कौन सा कवर्ड नहीं है? रिपोर्ट ऑन टैक्स कंप्लायंस, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यूनिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। दीपक कुमारी, कविता, अर्चना, you guys have given the right answer for the last question. मिलन बयाल, शेष नहीं, शिबानी दास। नाउ इनमें से कौन सा गलत है? कौन सी रिपोर्ट ऐसी है जो कि हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के कवरेज में नहीं आती है? सो मनीष सेन सर, एक्सीलेंट, गिवन द राइट आंसर। तो कौन सी रिपोर्ट है? यूनिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इट इज यूनिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑन टैक्स कंप्लायंस है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की रिपोर्ट है, राइट, लेकिन यूनिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज नॉट अंडर द एम्बिट और कवरेज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। उनके कवरेज में ये रिपोर्ट नहीं आती। नेक्स्ट वन, the ICAI of India has issued dash to establish standards on procedures to be followed when information, I think this question is repeated, so we know this answer is SA 14, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट वन, IS audit function, that is information system audit function, needs to enhance the use of computer aided audit techniques, particularly for critical functions or process carrying financial or regulatory or legal implication. CATs may be, yani computer aided audit techniques may be used in critical areas like detection of revenue leakage, areas where large volume of transactions are reported, assessing impact of control weakness, monitoring customer transaction under AML requirements, all of the above. क्या होगा राइट आंसर? You have heard about computer aided audit techniques. क्या होती है कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स? बिकॉज आज के ज़माने में हमारे सारे ट्रांजैक्शन कंप्यूटर के थ्रू होते हैं, राइट, तो हमारी ऑडिट टेक्निक भी किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? ऑडिट के ऊपर। राइट आंसर विल बी नंबर 1। हमारे अगर हम कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स की बात करें तो ये रेवेन्यू लीकेज में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, लार्ज वॉल्यूम के केस में, राइट, कंट्रोल जहां पे हमारे वीकनेस है ना, जहां हमारे इंटरनल कंट्रोल लूज हो रहे हैं, उनके केस में हर जगह पर यूज किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सो हियर आई सी मिनंद, शेष, मलोय, मनीष सेन, हरप्रीत सर का थोड़ा सा आंसर इधर उधर हुआ है, मानस कुमार झा, अंगीशा, कविता, हरप्रीत सोडी, all of you have given the right answer, that is option number E. all of the above are the critical areas जहां पर हम कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने बैंक के ऑडिटिंग फीचर्स को, ऑडिटिंग एरिया को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is not procedure that can be performed by using computer aided audit techniques? Test of transaction and balances, penetrating testing, budget planning, sampling programs to extract data for audit testing. इनमें से कौन सा procedure cannot be used by computer aided audit techniques? क्या होगा राइट आंसर?
नाउ पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम लोग वहां पे करते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह टेस्ट भी करते हैं, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसेस इज पार्ट ऑफ इट, करेक्ट. सो बजट प्लानिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. अगर हम यहाँ पे देखें, बजट प्लानिंग जो है इज नॉट पार्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस, रिकैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसेस जहां पे हमें सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस दिखते हैं, या फिर कंप्लाइंस को टेस्ट करना, करेक्ट, सैम्पलिंग प्रोग्राम्स को एक्सट्रैक्ट करना फॉर ऑडिट टेस्टिंग, कंप्लाइंस नॉर्मली जो होते हैं प्रोग्राम्स के, है ना, हमारे टेस्टिंग फंक्शन के, उनको देखना, अगर कोई एंट्री की गई है उसको रिकैलकुलेट करना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना. बट वन थिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ इट इज बजट प्लानिंग. करेक्ट. राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हम बात करें तो ये बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है वो हर एक लेवल पे एक कॉम्पिटेंट पर्सन से किया जाएगा. कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? द वन हु इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड, राइट. तो राइट नॉलेज, राइट कॉम्पिटेंस, राइट स्किल एंड ड्यू एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड in case you're planning to be a part of internal audit team in a bank. करेक्ट. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आईएएस ऑडिट टीम की, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टीम की, तो क्लियरली मेंशन किया गया है दैट द पर्सन शुड बी सीआईएसए क्वालिफाइड प्रोफेशनल विद एडिक्वेट एक्सपीरियंस. करेक्ट. जो हमारा प्रोफेशनल होगा वो सीआईएसए क्वालिफाइड होगा और उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी एरिया का. राइट. सो आईटी एरिया का एक्सपीरियंस इज मस्ट एंड शुड बी सीआईएसए क्वालिफाइड. अगर हम अदर ऑडिट्स की बात करें तो वहां पे हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, राइट, जिनके पास ड्यू नॉलेज एंड स्किल हो. और आईटी के लिए या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए वी विल नीड एन सीआईएसए क्वालिफाइड प्रोफेशनल. नेक्स्ट वन, what is the minimum suggested tenure for the appointment of the head of internal audit? So RBI ने कुछ गाइडलाइन सजेस्ट की हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल ऑडिट. राइट. तो उन्होंने बोला कि यू नीड टू अपॉइंट अ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, राइट, जो कि ये सारी चीजों को चेक करेंगे या फिर कंट्रोल करेंगे, ये रिपोर्ट करेंगे ऑडिट कमिटी को या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को. दे आर सपोज टू मीट ऑडिट कमिटी, right. But one challenge that a bank might face with respect to internal audit is staff rotation. People tend to rotate. Experience आता है and they leave. So RBI का एक सुझाव था कि आप बैंकों को कि आप क्या करो, आप मिनिमम टेन्योर फिक्स कर दो विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल ऑडिटर कि भाई आपको मिनिमम इतने समय के लिए काम करना ही होगा, राइट. और साथ ही में क्या बोला कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर को आप मिनिमम कितने समय के लिए अपॉइंट करेंगे? 3 साल के लिए. तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 years. ठीक है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस on December 27, 2002 to enhance the internal control framework in scheduled commercial bank? Risk management model, risk based internal audit, transaction testing methodology, regulatory compliance model. December 2002 आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस करा? करेक्ट. विद रिस्पेक्ट टू एनहांसिंग द इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. So what did it do? It has introduced the risk-based internal audit. Do remember, audit is one of the most important chapter in your syllabi. Why? Because one thing is it's a new chapter.
ठीक है, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है, पुराने सिलेबस में ये नहीं था, ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, according to the Banking Regulation Act 1949, what is required to be audited in case of banking company? Only the balance sheet, only the profit and loss account, both the balance sheet and profit and loss account, the daily banking transaction. As per section 30 subsection 1, इनमें से क्या ऑडिट होगा बाय अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? जब भी सेक्शन 30 आता है, सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आएगा, डू रिमेंबर दैट इज रिलेटेड टू योर स्टैट्यूटरी ऑडिटर. एंड जो हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उनको क्या बोला गया है? आपको टेस्ट चेक करना है, करेक्ट, और टेस्ट चेक के साथ साथ आपको बेसिकली कंप्लायंस चेक करना है, ठीक है. एंड दूसरा क्या चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल इंक्लूड योर P&L. Followed by that, it will also include the balance sheet analysis. Correct? So they have to test check the transactions sample के basis पे. Then compliance check करने हैं सारे. Tax compliance हो गया, stock compliance हो गया, है ना, revenue compliances हो गए. Then financial statement, which will include your P&L as well as trading. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा right answer क्या होगा? Option number C, that is both balance sheet and P&L account. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू द स्पेशल सेशन जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ AFM. एंड ये सेशन में मैं आपको ओवरऑल AFM से क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, राइट, बिकॉज मॉड्यूल ए बहुत टाइम से चल रहा था. नाउ वी विल नीड फ्यू मोर क्वेश्चंस, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी क्विकली रिमाइंड यू एंड अ लिटिल बिट स्केयर यू कि जो दिन है वो अब 42 डेज बचे हैं, राइट. सो यू आर लेफ्ट विथ 42 days of hard work, 42 days of smart work, right, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करने में. हाय गाइस, आई एम प्रियांशु, योर मेंटोर फॉर JIB AFM. मैं 6:30 बजे आपका 6:30 पे रेगुलरली सेशन लेती हूँ AFM का, और ये थोड़ा मॉड्यूल ए से शिफ्ट करके ना अब नाउ आई हैव केप्ट इट ओवरऑल AFM, बिकॉज मॉड्यूल ए तो बहुत ज़्यादा हो गया. बट क्या होगा जब आप एग्जाम के और क्लोज आएंगे एंड यू विल नीड रिविजन, उस टाइम पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए होंगे. तो इसीलिए आज इस सेशन में हम ओवरऑल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं. हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना कर पाएं, पैनिक मत करिएगा. धीरे धीरे विद कोर्स जैसे जैसे आपका कंप्लीट होगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, और या फिर आप क्लासेस ले रहे हैं, आपको ये क्वेश्चंस बहुत ईजी लगने लगेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट आई विल जस्ट नीड योर कंफर्मेशन अबाउट क्या ऑडियो और वीडियो सब परफेक्ट है. इफ येस, देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड है, उन सभी के साथ एक बार सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन कहता है, Dash means an instrument to be settled at a future date whose value is derived from change in interest rate, foreign exchange rate, credit rating or credit index, price of securities or a combination of more than one of them, and includes interest rate swaps, forward rate agreements, foreign currency swap or such other instruments as may be specified by bank from time to time. Option is arbitrage, interest rate differential, derivatives, none of these. क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे अगर आप कुछ वर्ड्स देखें, आई एम श्योर कि आपने PPB तो पढ़ना शुरू कर ही दिया होगा, करेक्ट. और अगर आप PPB पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको ये वर्ड एक जरूर मिला होगा जिसे हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स. व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल अग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि दो लोग आपस में करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर द फ्यूचर रिस्क, है ना. फ्यूचर रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अग्रीमेंट्स किए जाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं डेरिवेटिव. तो यहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट की बात की जाती है वो है हमारा डेरिवेटिव. एंड आई कैन सी पल्लवी मैम, राइट, पल्लवी मैम and Molloy Mondal, you guys have answered it correct. Harpreet Sodhi, very good. So right answer क्या है? डेरिवेटिव. डेरिवेटिव बेसिकली एक फाइनेंशियल अग्रीमेंट है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोग आपस में करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क. ठीक है, अपने आप को रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए जो अग्रीमेंट किया जाता है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दी है, आपको सेल्स पर यूनिट दी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स पर यूनिट दी हुई है। ठीक है, आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हो सकता है आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता हो, मैं आपको बता देती हूं। फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, आपको सेलिंग प्राइस पर बल्ब दिया हुआ है। ठीक है, आपको वेरिएबल कॉस्ट क्या दी हुई है, 40 रुपीज। आपको फिक्स कॉस्ट भी दी है, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दी है, कंफ्यूजन के लिए। हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट का कोई भी यूज नहीं करना होता। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब सेल प्राइस पर हमें कितना दिया हुआ है, 60, वेरिएबल कॉस्ट हमें दी है 40, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 20 पर यूनिट। नाउ सेल्स प्राइस तो आपको पता है क्या होता है कि जिस भी गुड्स को आप मार्केट में बेच रहे हो, जिस प्राइस पे बेच रहे हो, दैट इज योर सेल प्राइस। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर बन रहा है, इसमें प्लास्टिक लगेगी, इंक डलेगी, तो जितने ज्यादा मार्कर लगेंगे उतनी ज्यादा इंक लगेगी, उतना ज्यादा आपका प्लास्टिक लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है क्वांटिटी ऑफ सेल से। जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सेल उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फिक्स कॉस्ट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप पर यूनिट की बात करेंगे तो यहां पे आपको क्या बोला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 20 रुपए पर यूनिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन पे। ओके सॉरी, हाँ अब कैलकुलेशन थोड़ी सही हुई है थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि बोलता है कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स। बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, लेकिन यूनिट्स में, अमाउंट में नहीं, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जहां पे ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको लॉस हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है, जो कि चेंज नहीं होती यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमने अभी क्वेश्चन में निकाला ही था, कितना था, 60 माइनस 40, तो कंट्रीब्यूशन हो गया कितना, 20 पर यूनिट। यहां पे हमें टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 20, तो हमारा कितना हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी बीईपी यूनिट्स में 10,000 यूनिट्स। यानी अगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने 10,000 यूनिट बेच पा रही है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप 10,000 यूनिट्स बेच रहे हो तो 10,000 पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, और 10,000 के बाद एक भी यूनिट अगर बिकती है, 10,001 यूनिट जो है ना, वहां से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर दिस क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ बीईपी इन यूनिट्स विल बी 10,000 यूनिट्स। यहां पर आप देखोगे कंपनी का जो प्रॉफिट और मतलब कंपनी का जो ब्रेक इवन है वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीईपी इन सेल। आपको बीईपी इन सेल निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल। अब आप बोलोगे मैम सेल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अमाउंट में, इन रुपीज, इन रुपीज। दिस इज वेरी सिंपल। आपने यूनिट्स निकाली, कितनी यूनिट्स है आपकी, बीईपी यूनिट्स है 10,000। ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 लाख। यानी इस कंपनी को 6 लाख की सेल करनी है इन ऑर्डर टू बी
इन ऑर्डर टू कम इन द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि अगर ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन पे पहुंचना है, राइट, तो इसको कितना करना पड़ेगा, कम से कम 6 लाख की सेल करनी पड़ेगी। 6 लाख की जैसे ही सेल होगी, व्हाट विल हैपन, ये नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे हो जाएगी। ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स, देखो आप चाहे एक बार चेक करके भी देखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर रिलेटेबल हो जाए। 6 लाख की आपने सेल करी, 10,000 यूनिट है। अब 10,000 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूं, 40 से, तो वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख हो गई। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया हमारा, 2 लाख। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या था, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। देखो आप, हो गया ना नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो बीईपी पॉइंट क्या होता है, जहां पे आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स एंड बीईपी इन सेल। ये तो हमने कर ही लिया। कैलकुलेट द पीवी रेशो, आपको निकालना है पीवी रेशो। लास्ट टाइम ना यहां से बहुत क्वेश्चन आए थे, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आए थे। You are required to calculate PV ratio. What is PV ratio? PV ratio का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जो कि हम क्यों यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू मेजर। सो बेसिकली पीवी रेशो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है किसके बीच में, बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है एक, जो कि यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ कैलकुलेट कैसे करते हैं, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। हमने इसी क्वेश्चन में भी निकाला था कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था, 20, सेल्स कितना है 60, तो 20 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा, 33.33%। राइट, कितना हो जाएगा, 33.33%। आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये हम यूज करते हैं कि भाई ये मेजर करने में कि हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आता है अगर हमारी वॉल्यूम कम या ज्यादा होती है तो। नेक्स्ट वन, इफ द एस्टिमेटेड सेल ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर आर रुपीज 110 लाख एंड ब्रेक इवन सेल इज योर 70 लाख, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, एस्टिमेटेड सेल यानी अनुमानित एस्टिमेटेड सेल आपको दी हुई है कितनी, 110 लाख, और ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन पे आपकी जो सेल है वो दी हुई है 70 लाख। ठीक है, और इजी पार्ट क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि आप देखो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, अगर बीईपी सेल 70 लाख की है यानी यहां पे नो प्रॉफिट या लॉस है, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी है तो वो तो सेफ्टी हुई ना, दैट इज सेफ्टी। आपके खर्चे से ऊपर अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो दैट इज अ सेविंग दैट यू विल कीप फॉर योर फ्यूचर। सिमिलरली कंपनी का 70 लाख बीईपी है, बीईपी के ऊपर जितनी भी सेल है वो सारी सेफ्टी में जाएगी। तो कंपनी ने अनुमान लगाया है कि 110 लाख की सेल कर लेंगे, ठीक है, और अभी 70 लाख इज योर सेफ्टी वॉल, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी, 40 लाख। दिस इज ऑल सेफ्टी। यहाँ पे 150 होता तो डिफरेंस अकॉर्डिंगली मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहां आ जाता। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। इनकम टैक्स रेट इज सेम फॉर द इंडिविजुअल एंड द कंपनीज, इनकम टैक्स रेट इज डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, the format of income tax return is different for different classes of assessee. Ganesh sir, this is your module D.
ये जो क्वेश्चंस हैं ये मॉड्यूल डी से हैं. इन ऑर्डर टू सेव दीज क्वेश्चंस डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दी लाइक बटन सो दैट you can always revise them. नाउ अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. वो तो करेक्ट है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है. देन इनकम टैक्स रेट इज सेम फॉर द इंडिविजुअल एंड द कंपनीज. नो, दिस इज रॉन्ग. हमारे लिए अलग है, कंपनीज के लिए अलग है, फॉरेन कंपनीज के लिए अलग है. राइट, तो सबके रेट अलग है. इंडिविजुअल्स के लिए तो आपको पता है देयर इज अ टेबल. राइट, तो हमें अलग से एक पूरा टेबल दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग टैक्स भरते हैं. ठीक है, तो इट इज द रेट इज डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज कॉर्पोरेट. तो स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है. नेक्स्ट वन, in which of the following circumstances change in accounting policy can be adopted? If required by statute, compliance with an accounting standard, better presentation of financial statements for settlement of any litigation. हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप ना कर पाए, बट ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर. तो इन सेशंस को सेव करके जरूर रखिएगा. What do you think is the right answer? चलिए, नाउ यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी में जो चेंजेस हैं, है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज के जो चेंजेस हैं वो कब एक्सेप्टेबल होते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी के जो चेंजेस हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे अगर लॉ में ऐसा कहा गया है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंप्लायंस चेक करना है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ऐसा करने के लिए, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेटर प्रेजेंटेशन होगी. लेकिन कोर्ट में किसी केस को सॉल्व करने के लिए हम हमारे रूल्स को या फिर रेगुलेशंस को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, concurrent audit is a part of internal check system, continuous audit, internal audit system, none of the above. Concurrent audit, so concurrent audit किससे रिलेटेड है? Concurrent audit is part of your continuous audit, लगातार ऑडिट. करेक्ट, यहाँ पे concurrent audit में क्या होता है? कंटिन्यूसली ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है टू बेस विद द थॉट प्रोसेस और विद द ऑब्जेक्टिव कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है और ट्रांजैक्शन का जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसका जो गैप है उसे मिनिमाइज करना है, कम करना है. एंड इट इज कंडक्टेड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर विच इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. करेक्ट, जो कि एक सीए होते हैं. नेक्स्ट वन, what is the stock turnover ratio? What is the stock turnover ratio when the opening stock is rupees 50, closing stock is 60, and the cost of goods sold is 2,20,000? Now, stock turnover ratio का formula क्या होता है? It is cost of goods sold or sales divided by average stock. ठीक है, तो यहाँ पे हमें cost of goods sold कितना दिया हुआ है? हमें दिया है 2,20,000. एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, और दो ही एलिमेंट्स है, डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 50, क्लोजिंग दिया है आपको 60. 110 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 55. तो एवरेज स्टॉक हो गया हमारा 50,000 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 55. बस आप उसको फॉर्मूले को में प्लेस कर देते हैं. 2,20,000 डिवाइडेड बाय 55,000 कितना टाइम्स आएगा वो देख लेते हैं हम लोग. दिस इज कमिंग एज 4 टाइम्स, है ना, फुली डिविजिबल है 4 टाइम्स. यानी हमारा जो स्टॉक है
वो हमारे जो हमारा एवरेज स्टॉक है वो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कितना है? हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेसिकली 4 गुना है हमारे एवरेज स्टॉक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ JIB AFM। मेरा नाम प्रियांशु है और मैं आपको 6:30 बजे यहाँ पे रेगुलरली JIB AFM की प्रिपरेशन करवाती हूँ बाय हेल्पिंग यू विद द क्वेश्चंस, राइट। तो कंटेंट हमें मिल जाता है, ज़रूरत क्या पड़ती है या दिक्कत कहाँ पर होती है ये समझने में कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके दिन जो है एग्जाम्स के वो पर्टिकुलरली कम होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस हमें ज़्यादा करना पड़ेगा रिविजन के प्रति। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट to share the link of this session among your Telegram group, your Facebook group, your WhatsApp group, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए सो दैट हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा पाए। एक बार मुझे ऑडियो और वीडियो का भी कंफर्मेशन देते चाहिए। वेलकम अंगिशा सर, वेरी गुड, जल्दी से ज्वाइन करते जाइए। ऑल्सो मुझे एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी डिटेल्स मिलती रहें विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सेशंस और अपकमिंग नोटिफिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड है, मॉड्यूल डी का क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद योर Module D. Margin of safety considers which of the following? Fixed cost and variable cost, fixed cost and break-even sale, estimated sale and break-even sale, none of the above. अगर आप सेशंस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेशन को रेगुलरली अटेंड कर रहे हो तो यू विल गेट टू नो कि कल के ही क्लास में इसी 6:30 बजे वाले सेशन में हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मैंने आपको बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एनीथिंग ओवर एंड अबव योर ब्रेक इवन सेल इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। आपको अगर याद हो तो एक एस्टिमेटेड सेल और ब्रेक इवन सेल का हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था और उसके बाद हमने डिटरमाइन करा था कि इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। तो जो भी एस्टिमेटेड सेल का मतलब क्या है, जो भी सेल हम अनुमान लगा रहे हैं, सेल एस्टिमेटेड, नॉट द रियल वन, द एस्टिमेटेड वन। एंड ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो ओवर एंड अबव, एनीथिंग ओवर एंड अबव योर ब्रेक इवन सेल टू योर एस्टिमेटेड सेल इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमने कई बार सुना है अबाउट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनमें से? Salary of managing director, depreciation, advertisement expenditure, interest on a loan. Which among the following is example of a non-operating expense? So non-operating expense basically क्या है? Non-operating expense का मतलब होता है एक ऐसा expense जो कि बिजनेस के बिजनेस का जो रेगुलर कोर्स होता है उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट रेगुलर रिलेटेड टू द रेगुलर एक्टिविटी और रेगुलर कोर्स ऑफ द बिजनेस और द मेन कोर एरिया ऑफ द बिजनेस। नाउ अगर आप बात करो सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू आवर बिजनेस। Depreciation, it is operating expense, not at all a non-operating expense. Advertisement expenditure related to business. What about interest on a loan? Interest on a loan या फिर financial expenses, any finance cost or expense is your non-operating expense. इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमने डिस्कस भी किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो क्या होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो कि फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड है। देखो ये क्या शो करता है, ये क्या दर्शाता है, डेप्रिसिएशन तो हमने कई बार पढ़ा है, इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको अगर याद हो तो जो हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड विद दी बिजनेस, करेक्ट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो ये वही
पे कर रहा होगा जिसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होंगे। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, रादर ये एक्सपेंस तब होता है जब ओनर के पास सफिशिएंट फंड्स ना हो। नाउ मैच द फॉलोइंग आइटम्स right from the list 1 to list 2. Statement of changes in working capital, deferred tax, 3 activities, impairment loss. क्या होगा right answer? You are required to match the following items. अब आप इनमें से ना वो एनालाइज करने की कोशिश करो जो आपको आता है। मुझे ये डेफिनेटली पता है कि आपको ये वाला जरूर पता है कि 3 एक्टिविटीज किसमें आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इंड AS 7 टॉक्स अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। So this talks about what? Cash flow statement, which has 3 activities: operating, investing and financing activity. ठीक है। अब उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये हो गया आपका फंड फ्लो। बट लेट अस मैच, सी का आंसर शुड बी फर्स्ट। नाउ सी का आंसर शुड बी फर्स्ट, तो यही 2 ऑप्शन है, ये दोनों तो आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इज वर्किंग कैपिटल, इंपेयरमेंट लॉस भी हमने करा हुआ है, दैट इज AS 28, है ना। इंपेयरमेंट लॉस क्या बोलता है? अगर किसी मेजर फैक्टर से, इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट, जहां पे आपकी मेजर वैल्यू अगर डिक्लाइन हो जाती है, राइट, जहां पर आपकी मेजर वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, ये उससे रिलेटेड है। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जहां पे मेजर लॉस हो जाता है ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल इशू, है ना, तो हमारे एसेट की वैल्यू एकदम से डिक्लाइन हो जाती है। नेक्स्ट वन, Which of the following statements are true about ratio analysis? ये जो statements यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा true है for ratio analysis? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू रेशियो एनालिसिस? पॉइंट नंबर 1, इट इज यूजफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस, इट इज हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, it is not helpful in identifying weak spots of the business, it is helpful in financial planning and forecasting. रेशियो एनालिसिस इनमें से किस स्टेटमेंट से रिलेटेड है? Which of the following statements are true about ratio analysis? Ratio analysis is useful in financial analysis, ये तो करेक्ट है। It is helpful in communication and coordination. It is not helpful in identifying weak spots of the business. It is ratio is helpful in financial planning and forecasting. हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो it is useful in financial analysis, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए तो नहीं है, आइडेंटिफाइंग वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए नहीं, फोरकास्टिंग के लिए जरूरत का हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, इट इज यूजफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस, करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? Profit earned from non-operating activities added to the net profit while calculating profit from operation. Major source of working capital in the long run is profit from operation. Depreciation is a source of fund. Any transaction that increases working capital is a source of fund. आपको बताना है कि कौन सा statement is not true, is not correct. कौन सा statement incorrect है? नाउ अगर इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट वैसे क्लियरली दिख जाएगा कि डेप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड. डेप्रिसिएशन इज नॉट एट ऑल अ सोर्स ऑफ फंड. डेप्रिसिएशन तो क्या है? इट इज एन एक्सपेंस, राइट? इट इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन,
What is the amount of standard deduction that is allowed under the head of income from salary? क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट? ये जो क्वेश्चन है ये टैक्सेशन के चैप्टर से है. What is the amount of standard deduction that is allowed under the head income from salary? तो अगर हम इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे डिडक्शन का मतलब होता है छूट. तो जो छूट अलाउ की जाती है वो कितने की होती है? 50,000 की होती है. ठीक है. नेक्स्ट वन, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो कौन से सेक्शन में सबमिट की जाती है? Return of income tax is submitted under which section of Income Tax Act? Section 138 subsection 1, Section 142 subsection 1, Section 139 subsection 1, Section 129 subsection 1. तो अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो जो रिटर्न सबमिट की जाती है दैट इज सबमिटेड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपके मॉड्यूल डी का है. ठीक है. तो ये मॉड्यूल डी का क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न दैट इज RF इज 6%, बीटा की वैल्यू 1.5% है एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी? क्या होगा राइट आंसर? चलिए लेट्स कैलकुलेट दिस. कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको दिखा देती हूं. नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हमें क्या बोलना है, हमें क्या बताना है? हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो एरिया है, ठीक है, इसमें कितना ऐसा रिटर्न है जो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा, है ना. हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है. चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो रिस्क फ्री का मतलब क्या है कि अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा होता तो ये अमाउंट होता जो कि आपको रिस्क फ्री मिलता है ना, जो गवर्नमेंट में है, राइट. तो वो है 6%. मार्केट का बीटा, यानी अगर मार्केट में कोई भी चेंज होता है तो आपका स्टॉक 1.5 से इंपैक्ट होगा. ठीक है, दैट इज द बीटा. एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10%, जो कि कितना ज्यादा है? रिस्क फ्री से 4. ठीक है, तो अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? मैं बोलूंगी कम से कम जो रिस्क फ्री मार्केट में मिल रहा है उतना तो मुझे चाहिए. एडिशनली मेरा जो बीटा इंपैक्ट होगा मार्केट पे मुझे वो भी डिफरेंस चाहिए होगा. तो 4 का अगर मैं 1.5 करूं तो दिस विल कम एज 6%. तो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए? 12%. क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ा भी इंपैक्ट होता है तो मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें मुझे 6% का मिनिमम रिटर्न चाहिए ही होगा. प्लस मार्केट में रिस्क फ्री पे 6 मिल रहा है तो मेरा टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा? 12%. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. A company proposes to introduce a new product in the market. The company wants to maintain PV ratio at 25%. If variable cost of the product is 300, what will be the selling price? क्या होगा सेलिंग प्राइस? नाउ पीवी रेशियो हमने कल भी करा था. इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स into 100. Right. So this is given to us that it is 25. वेरिएबल कॉस्ट हमें प्रोडक्ट की दी है 300. हमें निकालना है सेलिंग प्राइस.
अगर सेल्स मेरी x है तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, x माइनस 300, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एंड दिस विल बी 25/100, दैट इज 1/4. x कितना हो जाएगा हमारा 400. इफ यू सॉल्व इट, x कितना हो जाएगा 400. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, एक सेकेंड, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, उधर आपका माइनस 1200 ऑलरेडी है, साइन कैंसिल, कितना हो जाएगा 400. तो सेलिंग प्राइस विल बी 400. ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन, if the tax collector who is responsible for collecting the TCS does not collect the tax, or after collecting doesn't pay it to the government before or on the due date, he is liable to pay interest of dash per month. कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, he is liable to pay an interest of 1% per month. ठीक है. तो टैक्स कलेक्टर जो है, जिनको सरकार ने जिम्मेदारी दी है टैक्स कलेक्ट करने की, बट वो टैक्स कलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन सरकार को डिपॉजिट नहीं करते, यानी आप सरकार का पैसा अपने पास होल्ड करके रख रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर हर महीने 1% की लाइबिलिटी आएगी, 1% की इंटरेस्ट आपको हर महीने की पे करनी पड़ेगी.